नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 5 राज्य और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। इंडियन आर्मी ने रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक में वॉर ड्रिल भी कर ली है। हथियारों की टेस्टिंग हो चुकी है। हिंदुस्तान के सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं, हर चैलेंज के लिए रेडी हैं। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। इस वक्त डर क्या होता है, यह पाकिस्तान के शहर शहर में साफ नजर आने लगा। जो आतंकी मंच पर खड़े होकर इंडिया के खिलाफ भाषण देते थे, वो अब अपनी जान बचाने की ड्रिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जंग का माहौल बन रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब बस शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट को देखिए। ये लश्कर तैयबा की इंडिया से खौफ वाली ड्रिल है। जब ब्रह्मोस मिसाइल आकर तबाही मचाएगी, जब इंडियन एयरफोर्स बम गिराएगी, तो कैसे जान बचाना होगा, कैसे मलबे में दबे आतंकियों को बचाना होगा। हाफिज सईद के टॉप आतंकी कमांडर सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुरीद के हो या फिर बहावलपुर में 7 मई को इंडिया के हमले का बारूद अब तक महसूस किया जा सकता है। ये आतंकी 7 मई के हमले में बच गए। जो आतंकी अब तक जिंदा हैं, वो कब तक जिंदा रहेंगे, इसकी गारंटी ना आसिम मुनीर उनको दे सकता है, ना हाफिज सईद भरोसा देने लायक बचा है। पाकिस्तान में पहली बार आतंकी खौफ में हैं। पहली बार पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद में, लश्कर तैयबा में नई भर्तियां बंद हो गई हैं। और ऐसे में इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकी सामने आने लगे हैं, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ये सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 22 अप्रैल से अंडरग्राउंड था। अपनी लोकेशन किसी को नहीं बता रहा था, अब सामने आ गया है, जुबान भी खोल दी है और इसके साथ काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। एक और आतंकी आमिर हमजा भी बिल से बाहर निकल आया है। यह लश्कर तैयबा का को फाउंडर है। लश्कर के टॉप कमांडर आखिरी बार पाकिस्तान के कसूर शहर में देखे गए। कसूर शहर और मुरीदके की दूरी 100 किलोमीटर है। कसूर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाला शहर है। तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कसूर शहर में होगा? अगला हमला कहां होगा? क्या हिंदुस्तान ने लोकेशन फाइनल कर ली है? अगला ऑपरेशन क्या होगा? क्या इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी ने बिहार से, बंगाल से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न बॉर्डर तक मोदी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर चुके हैं। और मोदी जब जब बोलते हैं, पाकिस्तानी कांपते हैं। पाकिस्तान एक बात अच्छी तरह से जानता है, मानता है, समझता है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। चाहे 2016 उरी हमले के बाद का ऐलान हो या फिर 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद की चेतावनी, मोदी के तेवर सख्त हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव है। एक बात मोदी साफ साफ 2 टूक बता चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पब्लिक मॉक ड्रिल कर रही है, इंडियन आर्मी वॉर ड्रिल कर रही है। हिंदुस्तान में सिविलियन और मिलिट्री एक साथ ड्रिल में हैं। जब आर्मी चीफ खुद ऐसे युद्धाभ्यास में जाते हैं, खुद बैठकर एक एक हथियार की वर्किंग को मॉनिटर करते हैं, तो इतना समझ में आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। ऐसा कुछ जो पाकिस्तान की सोच से भी बहुत बड़ा होगा। मोदी का अगला एक्शन क्या होगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान के मौजूदा रिएक्शन से कुछ लगा सकते हैं। जब से मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी है, तब से पाकिस्तान के वजीर आजम और नए फील्ड मार्शल दुनिया के दौरे में निकल गए हैं। शहबाज किसी भी देश में जाते हैं, वही एक कहानी सुनाते हैं, इंडिया फिर हमला करने वाला है। इस बार कौन बचाएगा? 10 मई के बाद से पाकिस्तानी आर्मी नए हथियार खरीदना चाहती है। चीन से भीख में हथियार मांग रही है और तुर्की से उधारी में, क्योंकि मुनीर को यकीन है कि हिंदुस्तान का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। अब बात इंडिया का अगला टारगेट कौन होगा, अगला टारगेट कहां पर होगा, अगला मिशन कौन सी इंडियन फोर्सेस को दिया जाएगा, इसकी एक लिस्ट मौजूद है।
पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकाने में से 9 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। 12 आतंकी ठिकाने अभी भी मौजूद हैं, जिसमें मकसरे अक्सा, शेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गढ़ी हबीबुल्ला, बतरासी, बालाकोट, ओघी, बोई, सेंसा, बराली और डुंगी बचा है। किसी भी जंग में, किसी भी हमले में सबसे बड़ी पावर सरप्राइज होता है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा है कि इंडियन आर्मी चुनिंदा आतंकी अड्डों को टारगेट करेगी, तो वो गलत है। इतना तो पक्का होगा, जो लिस्ट में आतंकी अड्डे हैं वो खाली हो चुके होंगे या फिर वहां से टॉप आतंकी निकल गए होंगे। ऐसे में इंडियन आर्मी का टारगेट क्या होगा? क्या हाजी पीर पर कंट्रोल होगा? क्या नीलम वैली पर कब्जा होगा? क्या सियालकोट पर तिरंगा लहराएगा? क्या मीरपुर तक इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी? क्या पीओके में बड़ा ऑपरेशन होगा? हिंदुस्तान ने अभी तक आतंकी अड्डों पर हमला किया है, लेकिन ये अड्डे फिर से ऑपरेटिव हो जाते हैं। इस बार बारी आतंकवाद का रास्ता ब्लॉक करने की है। पाकिस्तान का आतंकी रूट कश्मीर में पीओके से होकर आता है। सबसे ज्यादा घुसपैठ हाजी पीर, नीलम घाटी, लीपा घाटी से होती है। अगर इस रूट पर कंट्रोल कर लिया जाए तो आतंकवाद पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। 6-7 मई की रात मुनीर आर्मी को उम्मीद थी इंडिया सिर्फ पीओके पर हमला करेगा, लेकिन स्ट्राइक 10 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक हुई। अभी पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा है कि इंडिया वाटर स्ट्राइक करेगा। इस वक्त जो तैयारी चल रही है, जिस तरह से पूरा सिस्टम एक्टिव है, वो इतना तो बता रही है कि अगला एक्शन 7 और 10 मई से बड़ा होगा। पाकिस्तानी जनता जैसे ही सरहद पर हिंदुस्तान की तैयारी देखती है, मोदी को सुनती है और फिर पाकिस्तानी नेताओं की खामोशी को नोटिस करती है, तो समझ जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी बैकफुट पर आ चुकी है। पाकिस्तान में इंडियन फाइटर जेट्स का इतना खौफ है, इंडियन मिसाइल्स का इतना डर है, सरहद पर जरा सी भी हलचल होती है, पूरा पाकिस्तान रात भर जागता है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का नक्शा अंदर और बाहर दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। पाकिस्तान के एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। ईरान के साथ संबंध सबसे खराब है, अफगानिस्तान के साथ जंग की नौबत आ चुकी है, इंडिया के साथ लड़ाई जारी है। ईरान का समर्थन पाने के लिए शहबाज शरीफ को परमाणु प्रोग्राम के समर्थन का ऐलान तक करना पड़ा था, जिससे अमेरिका नाराज हो गया है। अफगानिस्तान से बिना शर्त समझौता करने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट में फंसा है। यह पाकिस्तान से आतंकवाद पर हिसाब किताब करने का सबसे सही वक्त है। ऑपरेशन सिंदूर 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तब पाकिस्तान को लगा था इंडिया से सिर्फ एटम बम ही बचा सकता है। पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी परमाणु हथियार पर आधारित है। उसको लगता है कि एटम बम की धमकी से इंडिया हमला नहीं करेगा, जंग कभी शुरू नहीं होगी। लेकिन इसका जवाब किराना हिल्स से पाकिस्तान को मिल चुका है। आसिम मुनीर की पूरी एटॉमिक डॉक्ट्रिन एक मिसाइल ने बर्बाद कर दी। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती एटम बम को बचाना हो गया है। यह बात आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ को भी पता है। अगर इंडिया से जंग हुई तो सबसे पहले उसके एटम बम खतरे में आ जाएंगे। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हिंदुस्तान को सौंप दे, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाए, जो पहले 10 मई से भी ज्यादा खतरनाक होगा।
इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको देख करके इंडियन आर्मी कतई भी चैन से नहीं बैठ सकती। उसे पता है कि कभी भी पाकिस्तान और उसके आतंकी गुस्ताखी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भी सच है कि इस बार भारत से जो प्रहार होगा वो कई गुना ज्यादा और भयानक होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी नेक्स्ट लेवल के वॉरफेयर की है। मतलब सेना को फ्रंट लीड भारत की ऑटोमेटिक आर्मी करेगी, जिसका टेस्ट वो लगातार कर रहे हैं। उसने ये टेस्ट पोखरण, बमीना, जोशीमठ, आगरा और गोपालपुर में किया है और सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। जो वॉरफेयर में हथियार यूज किए गए हैं उसे सुनकर ही हिंदुस्तान के दुश्मनों के होश उड़ गए। अगला युद्ध होगा तो सबसे भयानक होगा। अब इंडियन आर्मी नहीं, ऑटोमेटिक आर्मी लड़ेगी। अब बिना पायलट का ड्रोन दुश्मन को तबाह कर देगा। अगला युद्ध इस लेवल पर होगा जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, और टेक्नोलॉजी में जो आगे होगा वही लीड करेगा। भारत के दुश्मन बेहद चालाक और मक्कार हैं। दुश्मन कभी भी गुस्ताखी कर सकता है। हर वक्त युद्ध जैसे हालात हैं। 4 दिन के युद्ध में एक बात तो साफ हो गई है कि अगली लड़ाई का बेस मॉडर्न वॉरफेयर ही होगा। भारत ने मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन को पीछे करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, झांसी के बबीना फायरिंग रेंज, उत्तराखंड के जोशीमठ और एयर डिफेंस टेस्ट के लिए आगरा और गोपालपुर में भारत मॉडर्न वॉरफेयर के युद्ध के हालात पर एक्सरसाइज कर रहा है। इन तैयारियों का सीधा मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी पर युद्ध हुआ तो भारत इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जमीन पर भी टेक्नोलॉजी से युद्ध होगा और आसमान से भी टेक्नोलॉजी से होगा। यह होगा कैसे, इन तैयारियों से समझ सकते हैं, जिसे खुद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी लीड कर रहे हैं। आर्मी अफसरों के सामने ही पोखरण, बबीना, जोशीमठ में मॉडर्न वॉरफेयर की प्रैक्टिस की गई। यह यूएवी का डेमोन्स्ट्रेशन है। देखने में बेहद छोटा, लेकिन घाव बड़े गंभीर करता है। इसके एक प्रहार से टनों भारी टैंक तबाह हो जाता है। कम खर्च में, कम आवाज में घातक प्रहार। देखिए कैसे यह ड्रोन उड़ा, जमीन पर अपने टारगेट टैंक को लॉक किया। दूसरी तस्वीर में लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्चर से लॉन्च किया गया और हवा में यह उड़ता रहा। फिर इसने अपने टारगेट को लॉक किया और तबाह कर दिया। यह है मॉडर्न वॉरफेयर। ना कोई पायलट, ना कोई इंसान, मशीन से मशीन पर घातक प्रहार और दुश्मन का काम तमाम। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडर्न वॉरफेयर में इंडियन आर्मी आत्मनिर्भर बनकर लोहा लेने जा रही है। और भारत ने कैसी क्षमता विकसित कर ली है उसको देखना है तो आईएसआर ड्रोन्स की प्रिसिजन अटैक को देखकर समझ सकते हैं। देखिए कैसे आईएसआर ड्रोन उड़ा, लेकिन वो बम लेकर उड़ा है। टारगेट को लॉक करता है और ठीक टारगेट पर बम ड्रॉप कर देता है। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अब यही ड्रोन्स फ्रंट पर दुश्मन से मोर्चा लेंगे, जो सीधे दुश्मन पर अटैक करेंगे। भारत ने 4 दिनों के मॉडर्न वॉरफेयर के अभ्यास में मानव रहित हवाई प्रणालियां यूएएस का सफल एक्सरसाइज किया। यूएवी लॉन्च की गई प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन,
यूएलपीजीएम से कैसे हमला करना है इसका भी अभ्यास किया और टारगेट पर सटीक वार किया। रनवे स्वतंत्र ड्रोन प्रणाली आरपीएएस, काउंटर यूएएस समाधान, कैसे दुश्मन के अटैक को टेक्नोलॉजी से ध्वस्त करना है इसका भी प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया उसको देखते हुए भारत आगे के युद्ध को मॉडर्न वॉरफेयर पर ही लड़ेगा, क्योंकि भारत दुश्मनों को किसी तरह की युद्ध के मैदान में बढ़त नहीं देना चाहता। इसीलिए उसने पूरी ताकत मॉडर्न वॉरफेयर में लगा दी है और भारत की तैयारी है कि वो अगला युद्ध नेक्स्ट लेवल पर ही लड़ेगा। याद कीजिए 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने ग्राउंड से जाकर पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 2019 में एलओसी क्रॉस कर एयर स्ट्राइक की थी, प्लेन भेजे थे। 2025 में अपने बॉर्डर से एलओसी और पीओके में मिसाइल मारी। अब इसके आगे टेक्नोलॉजी पर भारत की युद्ध की तैयारी है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आसमान में उड़ने वाली छोटी सी मशीनें युद्ध के मैदान को कैसे बदल सकती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन किस कदर खतरनाक हथियार बन सकते हैं उसका अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। जब भारत ने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमले किए, हरॉप ड्रोन ने दुश्मन के रेडार और संचार सिस्टम को तबाह किया। ये ड्रोन टारगेट के ऊपर मंडराते हैं, दुश्मन के रेडार सिग्नल को पकड़ते हैं और फिर मिसाइल की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक 26 जगहों पर विस्फोटकों से लैस ड्रोन से हमला किया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ड्रोन्स वॉरफेयर में भारत को और मजबूत होने की जरूरत दिखाई दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में युद्ध में फ्रंट को ड्रोन्स ही लीड करने वाले हैं। ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर में सुपरस्टार की भूमिका में आ गए हैं। जो तेजी से तैनात हो जाते हैं, इन्हें पकड़ना मुश्किल है और ये सटीक निशाना लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें कोई सैनिक या पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ती। भारत पाकिस्तान के टेंशन में ड्रोन डिफेंस स्ट्रेटजी का सेंटर पॉइंट बन गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन्स अटैक ने गेम चेंजर का रोल निभाया है। 2020 के बाद से दुनिया के 80% ड्रोन व्यापार ने रफ्तार पकड़ी है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत अगले 12 से 24 महीनों में $47 करोड़ तक खर्च कर सकता है। यानी भारत ने मौजूदा पाकिस्तान के साथ संघर्ष से पहले अपनी ड्रोन इंडस्ट्री पर जितने खर्च किए थे उससे 3 गुना ज्यादा खर्च करने जा रहा है। सच तो यह है कि ड्रोन्स ने हवा से युद्ध का पूरा मैकेनिज्म बदल दिया है। बात सिर्फ आसमान से वॉरफेयर की नहीं, जमीन से युद्ध में भी अब मॉडर्न वॉरफेयर का रोल बड़ा हो गया है और भारत किसी भी तरह इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। परमाणु युद्ध की जगह अब टेक्नोलॉजी वॉर जमीन पर होगी। इसकी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तीस्ता एक्सरसाइज में इसका अभ्यास किया गया है। यह भारत के नए फ्रंट फाइटर रोबोटिक डॉग्स हैं। आगे के युद्ध में बॉर्डर पर मोर्चा ये संभालेंगे। भारत के सोल्जर जाने से पहले गोली ये चलाएंगे। ये उन दुर्गम जगहों पर लड़ाई लड़ेगा जहां इंसान नहीं पहुंच पाएंगे। ये लड़ेंगे ही नहीं, बचाएंगे भी। पीओके में आतंकी जो पहाड़ों में छिपे रहते हैं वहां आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें तलाश कर जहन्नुम पहुंचा सकते हैं। आने वाले युद्ध में ये कैसे कारगर हो सकते हैं, इनकी खासियत से समझ लीजिए। इनके साथ चोटिल या घायल होने का खतरा नहीं होता, ना ही ये बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस जैसे एटमॉस्फेयर में भी मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने साथ 15 किलो तक का सामान ढो सकते हैं।
इनकी डिजाइन ऐसे बनाई गई ताकि ये खड़ी चढ़ाई, खड़ी सीढ़ियों समेत पहाड़ी इलाकों को आसानी से पार कर सकें। अभी तक इंडियन आर्मी ने कम से कम 100 रोबोटिक डॉग्स तैनात किए हैं। इन रोबोट्स को दिल्ली के एओ आर्क कंपनी ने डेवलप किया है। 51 किलो वजनी रोबोटिक डॉग एक बार में चार्ज हो जाने के बाद 20 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं। इनमें NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स लगाए गए हैं। इन्हें रिमोट से तो ऑपरेट किया ही जा सकता है, ये ऑटोमेटिक रूप से भी काम कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की मॉडर्न वॉरफेयर की एक्सरसाइज हर तरह के हालात से निपटने के लिए की जा रही है। पोखरन और बबीना की एक्सरसाइज राजस्थान की 1700 किलोमीटर की सीमा और पंजाब से सटे 425 किलोमीटर के बॉर्डर पर युद्ध के हालात बनते हैं तो कैसे निपटना है। उसी तरह जोशीमठ में हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध के हालात बनते हैं तो वहां कैसे मॉडर्न वॉरफेयर का यूज करना है। जम्मू कश्मीर और भारत से LOC का इलाका 740 किलोमीटर लंबा है, जहां हिंदुस्तान के लिए जियोग्राफिकल बड़े चैलेंज हैं। यहां पर पहाड़ है, जंगल है और आतंकवादियों के शिविर हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी में बढ़त भारत को युद्ध की स्थिति में लीड दिला सकती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। इसीलिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी लगातार एक्सरसाइज कर रही हैं। और ये एक्सरसाइज का ही नतीजा था कि भारत की तैयारी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चौंका दिया और पाकिस्तान घुटने पर आ गया। हालत यह है कि भारत की मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारी देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है।